देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13। वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। क्या आप दोनों की तबीयत ठीक है? हैं बच्चों? यस सर। शाबाश, गुड। तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी हेल्थ की, और कैसे कैसे हेल्थ हमारी अफेक्ट होती है, किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट होती है, हेल्दी और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने डिस्कस करा था। और एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस के बीच में हमने डिफरेंस पढ़े थे। अच्छा, ये हमारा टॉपिक रह गया था, व्हाट डज डिजीज लुक लाइक। एक जो बीमारी है वो दिखती कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बच्चों हमसे ये बात करता है कि जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है जिनके क्या होते हैं, अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। सबके क्या होते हैं, पर्टिकुलर अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आंखों का काम देखने का है, हमारे स्टमक का काम खाना पचाने का है, पैरों का काम चलने का है ना। तो सभी के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो अगर किसी पार्ट में दिक्कत आती है तो उस पार्ट की फंक्शनिंग क्या हो जाती है, थोड़ी सी खराब हो जाती है। जैसे कि अगर आपके पेट में प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या होगा, स्टमक में पेन होने लगेगा, है ना। इसी तरह अगर आपके पैर में चोट लगी होगी तो आपको क्या होगा, चलने में क्या होगी, दिक्कत आने लगेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर बात करता है कि द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ये खाना पचाने का काम करता है। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जो हमारा मसल्स और स्केलेटल सिस्टम, यानी कि मसल्स और हड्डियों का जो सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें हमारी बोन और मसल्स हैं, ये हमको मूवमेंट कराने के लिए मदद करता है। अब देखो यहां से पढ़ते हैं, कहते हैं व्हेन देयर इज अ डिजीज आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। तो अगर कोई बीमारी होगी तो क्या होगा, हमारी जो फंक्शनिंग है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी खराब हो जाएगी। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स, और इनकी वजह से क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं और साइंस होते हैं। ठीक है, कुछ सिम्टम्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, साइंस होते हैं। तो सिम्टम्स और साइंस ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर चीज है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, इसलिए आपको इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सिम्टम की बात करते हैं, ये कि सिम्टम ऑफ अ डिजीज आर द थिंग्स वी फील बीइंग रॉन्ग। ये सिम्टम्स वो चीजें हैं जो हमें फील होती हैं कि हमारी बॉडी में गलत हो रही है। जैसे कि हेडेक हो जाना, जैसे कि खांसी हो जाना, जैसे कि लूज मोशन हो जाना, ठीक है, जैसे कि चोट लग जाना, उसमें से पस निकलना, ये सारे क्या है, सिम्टम है जो कि आपको दिखते हैं, जो आप फील कर सकते हो। ठीक है, दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिजीज, और इन सब की वजह से ऐसा लगता है कि शायद हमें कोई बीमारी हो गई है। बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज, पर इसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि आपको बीमारी क्या हुई है वही पता चल जाएगी, है ना। वो आप नहीं बता सकते ना। आप बस ये बता सकते हो कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या आप ये बता सकते हो कि मेरे सर में दर्द हो रहा है ना। या आप ये बोल सकते हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कि बीमारी एग्जैक्टली क्या है वो आप नहीं बता सकते सिम्टम्स की मदद से। सिम्टम क्या चीज होती है, जो हमें फील होती हैं। सिम्टम क्या होती हैं, जो चीज हमें फील होती है। ठीक है, और सिम्टम्स जो है वो हम बीमारी के बारे में उससे नहीं बता सकते कि हमें यही बीमारी है या नहीं। ठीक है, कहता है जैसे कि हेडेक है, जो क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। ठीक है, और इसकी वजह से ये मीनिंगटिस नाम की बीमारी भी हो सकती है, और दर्जनों अलग बीमारियां जो कि जिसमें हेडेक हमारा हो सकता है। ये सिम्टम्स की बात थी। अब साइंस जो होते हैं, साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम। तो जो आप सिम्टम्स बताओगे अपनी बीमारी के, उनको क्या करेंगे, जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उनको बताएंगे, मतलब उनको देखेंगे और उनकी मदद से फिर पता लगाएंगे कि इनको क्या बीमारी। यानी कि जो साइंस है, इनको कौन देखता है, इनको फिजिशियन देखता है। सिम्टम्स किसे पता चलते हैं, हमें पता चलते हैं। साइंस के बारे में किसे पता चलता है, फिजिशियन को पता चलता है। साइंस विल गिव अ मोर definitive indication of the presence of particular disease. Physicians will also get लैब टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज फर्दर। ठीक है, और उसको पक्का कंफर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, फिर लैब टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था साइंस में और सिम्टम्स में। एक बार इसका भी क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैंने ये भी डिस्कस कर लिया। इसका क्वेश्चन हम डिफरेंस की फॉर्म में ही कर लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम साइंस और एक तरफ लिख लेते हैं सिम्टम्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस क्या होते हैं, जो कि डॉक्टर को दिखते हैं, है ना। दे आर इंडिकेटिव कंडीशंस और फैक्टर्स which the doctor sees। ठीक है, ये वो चीजें जो डॉक्टर देखता है। सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे, दे आर द कंडीशंस एंड कैरेक्टर्स विच द पर्सन फील्स, जो कि पर्सन को फील होते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है कि साइंस जो है ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और सिम्टम्स हमारे सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब एक ही आंसर। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं 4 ऑप्शन दे दूं कि ये चीज सही है या गलत है, तो आप या तो सही बोलोगे या गलत बोलोगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है पिन पॉइंट आंसर, ट्रू और फॉल्स। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी बना के लिख सकते हो, जैसे ऐसे पैराग्राफ होता है ना। उसका आंसर हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। अगर मैं आपको पैराग्राफ लिखने को दे दूं, है ना, तो उसका आंसर हर बच्चा अपनी मर्जी से अलग अलग बना के लिखता है पैराग्राफ में। पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो एमसीक्यू होते हैं, उनका आंसर तो सभी बच्चों का सेम होता है ना। तो साइंस हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, साइंस आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दे आर विजिबल, ये क्या होते हैं, दिखते हैं, एंड कैन बी क्वांटिफाइड एंड वेरीफाइड। ठीक है, साइंस ऐसी चीजें होती हैं जो कि दिखती हैं, सामने वाले को पता चलेगी। अब जैसे आप बोलो कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये हम चेक तो कर नहीं सकते, ये हमको दिख तो रही नहीं है ना। तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। ऑब्जेक्टिव चीज क्या होगी कि सर मेरी क्या बोलते हैं फीवर सा आ रहा है, मेरी बॉडी गर्म हो रही है। तो हम आपका चेक कर सकते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, इसकी बॉडी गर्म है, ये झूठ नहीं बोल रहा है ना। ये क्या है, विजिबल है। ये चीज क्या है, विजिबल है। जैसे कि अगर टेम्परेचर हम देखेंगे तो वो क्या है, विजिबल है, ये एक साइन कहलाएगा। सिम्टम क्या होगा, जैसे कि मान लो आपने बोल दिया सर पेट में दर्द हो रहा है ना, या पैर में दर्द हो रहा है। अब ये आप बोल रहे हो, हमें कैसे पता कि आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, है ना। मान भी लिया कि सही बोल रहे हो, पर ये एक कैसी चीज है जो कि सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, हम देख नहीं सकते, है ना। कि आपके पैर में दर्द हो रहा है, आपके गले में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये सिम्टम के अंदर आएगा, ये साइन में नहीं आएगा। इसी तरह से आपने बोल दिया कि सर पेट में सर अजीब सा हो रहा है। अब अजीब सा हो रहा है का मतलब क्या है, अजीब सा हो रहा है का मतलब क्या है, इससे कुछ पता तो चलेगा नहीं ना, ये क्या है, सिम्टम है। तो सिम्टम्स आर सब्जेक्टिव। ठीक है, इससे कुछ पर्टिकुलर पता नहीं चल पाता। जैसे ऑब्जेक्टिव चीज जो होती है उससे पता चल जाता है कि हाँ यही चीज है, फीवर ही है या कोल्ड ही है। सब्जेक्टिव चीज, अब आपने बोल दिया सर पेट में अजीब सा हो रहा है, पेट में अजीब सा हो रहा है का मतलब क्या है, तो कुछ भी हो सकता है ना। दे आर नॉट विजिबल एंड कैन नॉट बी वेरीफाइड, और इनको हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में। जैसे अगर एग्जांपल्स ले लें हम, इसमें हाई टेम्परेचर, ये हमको दिख जाएगा, ये विजिबल चीज है ना। या ब्लड प्रेशर, हाई बीपी,
क्योंकि ब्लड प्रेशर तो क्या होता है, हम उसी टाइम नाप सकते हैं ना, ये भी चीज हमें क्या होगी, दिख जाएगी कि नहीं दिख जाएगी। इसी तरह वुंड, अगर चोट लगी है तो ये भी क्या होगी, दिख जाएगी सीधा। ये सारे क्या कहलाएंगे, साइंस कहलाएंगे। और सिम्टम्स में क्या आ जाएगा हमारा, सिम्टम्स में क्या आ जाएगा, जैसे डिजीनेस हो गई, है ना, जैसे कि टायर्डनेस हो गई, जैसे कि हेडेक हो गया। ठीक है, ये सारे केस में आ जाएंगे, सिम्टम्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आप ही फील कर सकते हो, ये डॉक्टर को तो दिख नहीं सकता कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा आपको चक्कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, है ना, जब तक आप गिर नहीं जाओगे। और गिरने का भी कारण कुछ और भी हो सकता है वो ऐसे गिर गया हो। ठीक है, तो ये सिम्टम्स ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ आप ही फील कर सकते हो, और साइंस ऐसी चीज है जो कि डॉक्टर चेक कर सकता है कि ये हो रही है या नहीं हो रही। ये चीज समझ में आई बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज के बारे में हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेज ऑफ डिजीजेस। डिजीज के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो डिजीज के देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। डिजीज के कॉज बच्चों दो तरीके के हो सकते हैं वैसे, एक होते हैं हमारे इमीडिएट कॉज और एक होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। ठीक है, इमीडिएट मतलब जो आपको किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हुआ है ना, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला गया या वायरस आपकी बॉडी में चला गया, उसकी वजह से आपको बीमारी हो गई, तो इसको हम कहते हैं इमीडिएट कॉज, जो कि सीधा उसी वजह से हुआ है। जैसे कि आपने बाहर खाया, आपके पेट में वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, आप बीमार हो गए, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कॉज या इमीडिएट कॉज। और दूसरे होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, जिसके जो कि डायरेक्ट नहीं होते पर उन चीजों से फर्क पड़ता है। जैसे कि आपके आसपास अनहेल्दी कंडीशन है ना, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मान लो आपकी गली में सफाई नहीं होती, कूड़ा पड़ा रहता है ना, नालियों में पानी भरा हुआ है, तो ये क्या है, ये भी एक कॉज है ना, इसकी वजह से तो, इसकी वजह से भी तो बीमारी होगी ना, ये भी क्या बीमारी का कारण नहीं है। अगर वो वहां पर नहीं होती इतनी गंदगी, तो आपको बीमारी होने के चांस कम होते ना। तो ये भी एक तरह के कॉज होते हैं, पर ये डायरेक्ट कॉज नहीं है। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है। इसी तरह जैसे कि पॉवर्टी है, अगर किसी घर में गरीबी है, वो अपने बच्चों को खाना ही नहीं खिला पाते, अब खाना नहीं खिला पाते तो बच्चा कमजोर रहेगा ही, और कमजोर रहेगा तो बीमारी भी पकड़ेगी, है ना। तो एक तो इमीडिएट कॉज होता है जिसमें आपका माइक्रोब आ जाता है, जैसे जो भी वायरस या बैक्टीरिया होगा, और एक होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ठीक है, जो कि सीधा सीधा जिनसे फर्क नहीं पड़ता पर उनसे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता ही है। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं हम, देखो। कहता है व्हाट कॉजेज डिजीज। When we think about causes of disease, we must remember that there are many levels of such cause. Let us look at an example. If there is a baby suffering from loose motion, we can say that the cause of the loose motion is probably an infection. है ना, अगर किसी बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये किसी ना किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इन्फेक्शन केम फ्रॉम। ठीक है, चलो इन्फेक्शन तो उसके हुआ है, इसका मतलब उसके पेट में कोई बैक्टीरिया चला गया या वायरस चला गया। ठीक है, ये पहला कॉज हो गया। पर वो दूसरा सवाल ये आता है कि ये जो इन्फेक्शन है ये हुआ कैसे, बाकी घर में किसी को क्यों नहीं हुआ, उसी को क्यों हुआ, है ना। तो सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये जो इन्फेक्शन है कहाँ से आया, गंदे पानी से आया जो कि साफ नहीं था। बट मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पर ये जो गंदा पानी है ये तो कई बच्चों ने पिया होगा ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि बाहर जो शिकंजी वाला होता है, ठंडी ठंडी शिकंजी होती है, चार पांच बच्चे खड़े होकर शिकंजी पीते हैं, तो एक बच्चे को ज्यादा ठंड लग जाती है, उसको बुखार आ जाता है। अब शिकंजी तो सभी बच्चों ने पी थी, पर बुखार एक ही बच्चे को आया, बाकियों को नहीं आया, है ना। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण ये हो सकता है कि बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द, हाँ तो ये यही बोल रहा है कि एक ही बच्चे को लूज मोशन क्यों है, बाकियों को क्यों नहीं हुए। तो वन रीजन माइट दैट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वाला जो बच्चा है ये पहले से ही हेल्दी नहीं था ज्यादा। एज अ रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। और इसकी वजह से जब आपने उसको रिस्क में रखा तो उसको जल्द बीमारी ने पकड़ लिया, जल्दी से उसको बीमारी ने पकड़ लिया। और जो हेल्दी बच्चे थे उनको बीमारी ने नहीं पकड़ा। फिर कहता है कि वाई इज द बेबी नॉट हेल्दी, ये बच्चा हेल्दी है क्यों नहीं। तो परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि उसको नरिशमेंट ज्यादा अच्छे से नहीं मिला, खाना ही अच्छे से नहीं मिला। सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकंड कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये भी एक सेकंड कॉज हो सकता है। फर्दर वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड, अब उसको अच्छा खाना क्यों नहीं मिल रहा। परहैप्स बिकॉज इट इज फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज पुअर। अब ये ऐसा हो सकता है इस वजह से कि उसके घर वाले गरीब रहे हो बेचारे, इसलिए उसको खाना ही ना दे पाए।
तो it is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motion when exposed to pathogen. ठीक है, तो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है उसकी जीन्स में भी कुछ दिक्कत हो जिसकी वजह से उसको लूज मोशन लगने का खतरा ज्यादा हो. Without the pathogen, the genetic difference or the poor nourishment alone would not lead to loose motion. है ना, वो कहता है कि खाली poor nourishment से और जेनेटिक डिफरेंस से बीमारी तो नहीं हुई ना, बीमारी ने कहीं ना कहीं मेन जो रीजन था वो तो इन्फेक्शन का ही था ना. बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, लेकिन ये हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज कहलाते हैं. आई बात समझ में. तो वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी, परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द baby's family lives. So the poverty or lack of public service becomes the third cause of the baby disease. It will now be obvious that all the disease have immediate cause. एक तो इनके immediate cause होते हैं और एक इनके contributory cause होते हैं. ठीक है. ऑल्सो मोस्ट डिजीज विल हैव मैनी कॉजेज रेदर देन वन सिंगल कॉज, और कई बीमारियों के एक से ज्यादा कॉज भी हो सकते हैं. ये चीज समझ में आई बच्चों कि किसी भी बीमारी को होने के लिए हमारे कितने कॉज हो सकते हैं, दो कॉज हो सकते हैं. एक होता है इमीडिएट कॉज और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. इमीडिएट कॉज में आ जाएगा हमारा क्या, जो भी पैथोजन था, यानी कि जो भी माइक्रोब था, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो भी था. और कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंडरी फैक्टर, जैसे कि पुअर नरिशमेंट या पुअर पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, पब्लिक सर्विस अच्छी नहीं है, नरिशमेंट अच्छा नहीं मिला, ये सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में आ जाएंगी. ये चीज क्लियर है बच्चों. यहां तक एक बार क्लियर है तो बता दो बच्चों. Yes, sir. आज का बेटा आप भी बता दो. Yes, sir. ठीक है. अब देखो, अगर हम बात करें इसका, मैं ना फ्लो चार्ट सा ही बनवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे. सबसे पहले अगर बात करेंगे हम कॉजेज ऑफ डिजीजेस. ठीक है, तो कॉजेज हमारे क्या हो सकते हैं, दो कॉज हो सकते हैं. एक हो सकता है हमारा क्या, इमीडिएट कॉज, और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूटरी. ठीक है, इसको इनको हम बोल सकते हैं कि दे आर द प्राइमरी कॉज. ये क्या है, प्राइमरी कॉज फॉर द डिजीज. ठीक है, इसमें क्या आ जाएंगे हमारे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. इट इंक्लूड्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से बीमारी हुई है. अच्छा, अब ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं बच्चों. जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं ये भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के. एक तो इनमें होते हैं क्या, इन्फेक्शियस, और दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस. ठीक है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस तो समझते ही होंगे आप लोग, जो कि एक से दूसरे में, इन्फेक्शन मतलब, इन्फेक्शियस मतलब जो एक से दूसरे में फैल सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस मतलब जो एक से दूसरे में नहीं फैल सकते, है ना. दे कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और इनको हम क्या बोलेंगे, दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है, ये नहीं फैलते, इन्फेक्शियस फैलते हैं और ये नहीं फैलते. ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो कॉलेरा, ठीक है, कोल्ड, और आजकल जो नई नई चल रही है
है ना। कोविड भी क्या है, इन्फेक्शियस है कि नहीं है? बता दो। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या आ जाएंगे हमारे, जैसे कि हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर, ये सारे हमारे नॉन इन्फेक्शियस में आ जाएंगे, जो कि एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इमीडिएट कॉज थे। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में क्या आ जाएंगे, इनको हम बोल देंगे दे कॉजेस, या हम बोल सकते हैं दे contribute to the occurrence of a disease। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बीमारी के होने में। अब इसमें हमारे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें हमारा क्या क्या हो सकता है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे पुअर नरिशमेंट या अनहेल्दी कंडीशंस, पुअर पब्लिक सर्विस या पुअर पब्लिक फैसिलिटीज, पॉवर्टी, है ना, जेनेटिक डिफरेंस, ये सारे क्या है हमारे कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? Yes, sir. हाँ, हाँ, लैक ऑफ इम्यूनिटी जो है ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज में ही आएगा बेटा, इसको भी हम लिख सकते हैं, Okay, sir. लिख देते हैं लैक ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, ये हो गया। Okay, sir. एक सेकंड रुकना बच्चों। बुक खोल लेते हैं दोबारा। ये हो गया हमारा कॉजेज ऑफ डिजीजेस। फिर आता है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। ठीक है, इसमें हमारे क्या है, इन्फेक्शियस कॉजेज और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। कहता है एज वी हैव सीन इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट causes of disease. We can take that approach a little further. It is useful to think of immediate cause of disease as belonging to two distinct types. One of the group of causes infectious agents, mostly microbes are mostly microbes or microorganisms. Disease where microbes are the immediate cause are called infectious disease. This is because microbes can spread in the community and disease they cause will spread with them. तो ये कहता है कि ऐसी बीमारियां जिसमें माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे वो हमारी क्या होंगी, इन्फेक्शियस डिजीज होंगी। जो नॉन इन्फेक्शियस होंगी उसमें हमारा माइक्रोब इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको बीमारी नहीं होगी, उसमें आपके शरीर के अंदर ही कोई कमी हो गई होगी, है ना। जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज किसी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आने की वजह से थोड़ी होता है, वो तो इसलिए हो जाता है कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग खुद ही खराब हो जाती है ना। इसी तरह कैंसर भी बाहर से कुछ वायरस आने की वजह से थोड़ी होता है, वो भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग की वजह से भी खराब हो जाता है ना। तो जो नॉन इन्फेक्शियस है, जो नॉन इन्फेक्शियस है इसमें माइक्रोब इंक्लूड होता ही नहीं है। जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसमें हमारे माइक्रोब इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं ऑन दी अदर हैंड देयर आर आल्सो डिजीज दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स, देयर कॉजेज वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉज, ये बाहर के कॉज नहीं होते।
Instead, they are mostly internal or non-infectious causes. For example, some cancer are caused by genetic abnormalities. High blood pressure can be caused by excessive weight or lack of exercise, है ना? तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है कि आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया या आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसमें बाहर के किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का तो रोल ही नहीं था ना. You can think of many other diseases which are immediate, where the immediate cause will not be infectious. अब इसमें आ जाती है हमारी इन्फेक्शियस डिजीजेस और इन्फेक्शियस एजेंट्स. तो पहले हम इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में लिख लेते हैं. सबसे पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो इनको हम क्या बोलेंगे? द डिजीजेस in which the immediate cause of the disease is a microbe. जो हमारी बीमारी का कारण है वो क्या है? एक माइक्रोब है. यहां पर कहता है ना ये कि डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉजेज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज. These diseases will spread in the community. ये आपके आसपास फैल सकती हैं. अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? वही जो हमने ऊपर करे थे यहाँ पर, जैसे कि कॉलेरा, जैसे कि कॉमन कोल्ड, जैसे कि कोविड-19 एटसेट्रा. ठीक है, अब इसी तरह नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस देख लेते हैं. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, इसमें क्या आ जाएगा हमारा? द डिजीजेस in which the immediate cause of the disease is not a microbe but some internal, क्या बोलेंगे? but some internal, on the other hand their causes vary but they are not external cause, instead they are mostly internal cause, but some internal cause. These diseases will not spread in the community. ये फैलेंगी नहीं. जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर. डायबिटीज, कैंसर एटसेट्रा. ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर. हाँ. अब जो हमारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, आपको पता है कि हमारे माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं? वायरस है, बैक्टीरिया है ना, प्रोटोजोआ है. तो यहाँ पर सभी के बारे में दिया हुआ है. मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, आपको ना सभी के एक एक वो लिखवा देते हैं कि आपको वायरस से होने वाली डिजीज के नाम भी पता होने चाहिए, बैक्टीरिया से भी, है ना, फंजाई से भी, प्रोटोजोआ से भी. तो मैं पहले आपको एक टेबल बनवा देता हूँ.
सर वाई मोस्टली द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर इज नॉट क्योरेबल? क्योंकि बेटा जो कैंसर सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं बॉडी में, और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन में अगर फैल चुके होते हैं तो वो पार्ट जो है मोस्टली ख़राब ही हो जाता है। ठीक है, अगर इंटरनल कैंसर है तो वो क्या होता है ना, ब्लड के थ्रू फैलता है, जैसे कि ब्लड स्ट्रीम्स में, जैसे अंदर ब्लड वेसल्स में कैंसर सेल्स हो रखे हैं, मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो फिर वो वहाँ से टूट के आगे भी फ्लो करके चले जाते हैं, फिर वो जहाँ पर भी चिपकेंगे फिर वो उस पार्ट में भी होने लग जाएंगे। तो लास्ट स्टेज में सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं कि आपके हाथ में कैंसर है या पैर में कैंसर है या कहाँ पे भी है, वो फिर कई सारी जगहों पर फैलने लग जाता है, तो फिर वो क्योरेबल नहीं होता क्योंकि आपके बॉडी के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम हर तरह की डिजीज़ के हमको नाम पता हो, बैक्टीरिया से होने वाले भी, वायरस से होने वाले भी, और फंजी से भी, प्रोटोजोआ से भी। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ से हमारा क्या होता है, प्रोटोजोआ से हमारा होगा मलेरिया। ठीक है, इससे क्या होगा, मलेरिया होगा। इसी तरह अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरियल डिजीजेस क्या क्या होती है हमारी, कॉलेरा और ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह अगर हम बात करेंगे फंजाई की, तो इससे होने वाली क्या क्या हो जाएंगी आपके पास, रिंगवॉर्म, और वायरस से होने वाली क्या क्या हो जाएंगी, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, कोविड-19, एड्स, है ना, ये सारी बीमारी हमारी वायरस से होने वाली हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें और मिल जाएंगी। ये कहता है कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स। डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया में हम टाइफाइड फीवर भी लिख सकते हैं, टाइफाइड फीवर ये बैक्टीरिया से होगा। कॉमन कॉमन लेंगे जो कि आपको याद भी रहे। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई से होने वाले क्या है, स्किन इन्फेक्शंस है, जैसे कि रिंगवॉर्म वगैरह। प्रोटोजोन माइक्रोब कॉज्ड बाय फैमिलियर डिजीज लाइक मलेरिया, कालाजार। ऑल ऑफ अस आल्सो हैव also come across intestinal worm infections as well as disease like elephantiasis caused by different species or different species of worms। ये worms से होने वाली बीमारियां हैं। फिर कहता है why is it important that we think of these categories of infectious agents? The answer is that these categories are important factors in deciding what kind of treatment to use। अब हमें इनको अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम अलग ग्रुप का, जैसे बैक्टीरियल डिजीजेस का ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं, वायरस वाले डिजीजेस का ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं, इसलिए हम इनको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड द होस्ट सेल whereas bacteria very rarely do। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। ठीक है, तो देखो इनमें डिफरेंस बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कहता है जो वायरस होते हैं ये होस्ट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, और वहीं मल्टीप्लाई करते हैं। बैक्टीरिया जो है होस्ट के अंदर इतना ज़्यादा नहीं रहते। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस ये मल्टीप्लाई करते हैं वेरी क्विकली, वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। और जो वॉर्म्स होते हैं ये बहुत स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं। Taxonomically, all bacteria are closely related to each other than viruses and vice versa। और बैक्टीरिया जो है सारे के सारे आपस में बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेटेड है, यानी कि जो एक की कमी है वो सबकी कमी है, यानी कि जिस बीमारी से, जिस दवाई से एक बैक्टीरिया मरेगा उस दवाई से ऑलमोस्ट सभी बैक्टीरिया जो है वो
मर जाएंगे. This means that many important life processes are similar in bacterial group, but are not shared with virus group. As a result, drug that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the group. But the same drug will not work against a microbe belonging to different group. यानी कि बैक्टीरिया वाली जो दवाई है वो सभी बैक्टीरिया वाले बीमारियों में काम करेगी, लेकिन वायरस वाली बीमारी में काम नहीं करेगी. एज एन एग्जाम्पल, let us take antibiotics. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. Many bacteria, for example, make a cell wall to protect themselves. The antibiotic penicillin block the bacterial process that build the cell wall. As a result, the growing bacteria will become unable to make cell wall and die. तो जो भी ये पेनिसिलिन होती है क्या करती है, उसके जो भी काम होते हैं, जैसे वो सेल वॉल बनाने का काम करता है, तो उसके काम को रोक देती है. तो इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, मर जाता है. Human cells don't make cell wall anyway, so penicillin cannot have such effect on us. अब हम जो humans हैं, हमारे अंदर तो सेल वॉल बनती नहीं, तो इसलिए इस दवाई का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, और यही चीज वायरस में नहीं होती, इसलिए जो बैक्टीरिया वाली जो दवाइयां हैं वो वायरस में काम नहीं करेंगी, यानी कि वायरस वाली बीमारियों में काम नहीं करेंगी. ये चीज आई बच्चों समझ में? यहां तक क्लियर है? तो यही कहता है कि टेकिंग एंटीबायोटिक्स will only work against bacterial part of the infection and not the viral infection. ये चीज क्लियर हुई बच्चों कि जो पेनिसिलिन है या जो भी आपकी बैक्टीरियल मेडिसिन है वो बैक्टीरिया वाली डिजीज में ही काम करेगी, वायरस वाली डिजीज में काम नहीं करेगी. यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो. Yes, sir. प्रांशी आपको भी क्लियर है? ठीक है. हाँ, तो इस पर कुछ एक दो क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और बच्चों यहाँ तक रीड करके रखना आप लोग. ठीक है, जहां तक करा दिया है. और अगला टॉपिक भी रीड करके रखना, मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी कि बीमारियां कैसे कैसे फैल सकती है. ठीक है, कम से कम यहाँ तक तो रीड करके रखना, बाकी आगे भी रीड कर सकते हो आप लोग. ठीक है. Okay, sir. हाँ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना बच्चों आज की क्लास का? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों किसी को आज की क्लास में? ठीक है, चलो ठीक है फिर बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. ठीक है. इमीडिएट कॉज वो होते हैं जो कि वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होंगे, और कंट्रीब्यूटरी कॉज वो होते हैं जो कि अदर फैक्टर्स की वजह से होंगे, जैसे कि पॉवर्टी या पब्लिक सर्विस अच्छी नहीं है, ये सब. और जो